नमस्कार, आपके साथ मैं हूं गौरव अग्रवाल। आप देख रहे हैं प्राइम टाइम का नंबर 1 शो सुपर प्राइम टाइम। शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर से करते हैं। सीरिया जंग से जुड़ा सबसे ताजा अपडेट। विद्रोह से बड़े संकट में है असद सरकार। असद ईरानी सेना से मदद मांग सकते हैं। सीरिया के 6 एयर बेस पर विद्रोहियों का कब्जा हो गया है। हयात के कब्जे में इदलिब, अलेप्पो और हमा। देखिए, इसी बीच एक और बड़ी खबर है। सीरिया में बशर सरकार को बचाने के लिए ईरान ने अपने सबसे खूंखार कमांडर को भेजा है। सीरिया को विद्रोहियों का कब्रिस्तान बनाने के लिए सीरिया में अलेप्पो का कसाई कहे जाने वाले जवाद गफ्फारी को बागियों के संहार की जिम्मेदारी सौंपी गई है। ईरान ने सेना भेजने की तैयारी भी शुरू कर दी है। दमिश्क को बचाने के लिए विद्रोहियों पर बारूद की बरसात शुरू हो चुकी है। रूसी सेना ने भी विद्रोहियों के ठिकाने पर जबरदस्त प्रहार किया है। हालात बदलता देख बगावत का नेतृत्व करने वाला कमांडर गोलानी भी बंकर से बाहर आ गया है। सीरिया में अब गफ्फारी बनाम गोलानी की जंग शुरू हो गई है। वो विद्रोहियों की एक एक चाल समझता है। उसे विद्रोहियों के हमले का तरीका पता है। वो विद्रोहियों की हर रणनीति को पहले ही भांप लेता है। उसे खून बहाने में जरा भी संकोच नहीं। वो जीत के लिए कुछ भी कर सकता है। ईरान का वो कमांडर जो अपने शातिर दिमाग का लोहा मनवा चुका है, हजारों लोगों का खून बहाकर विद्रोह को कुचल चुका है। इसलिए सीरिया उसे अलेप्पो का कसाई कहता है। नाम है गफ्फारी। गफ्फारी की सीरिया में एंट्री के साथ ही युद्ध के हालात बदलने लगे हैं। हमा पर कब्जा करने के लिए आगे बढ़ रहे विद्रोहियों पर जबरदस्त हमले हुए हैं। गफ्फारी ने सीरिया में आते ही ताबड़तोड़ बैठकें की हैं। सीरिया के सेना प्रमुख से बातचीत की गई। सीरिया के कई कमांडर से गफ्फारी की मुलाकात हुई। सीरिया में मौजूद रूसी सेना के कमांडर के साथ बैठक हुई। गफ्फारी की एंट्री जिस तरह से हुई है, उससे जाहिर हो रहा है कि बशर ने IRGC के कमांडर को खुली छूट दे दी है। सीरियाई वायुसेना और रूसी वायुसेना ने विद्रोहियों के ठिकानों पर घातक बम से हमला शुरू कर दिया है। हालात ऐसे बने हैं कि HTS के प्रमुख अबू मोहम्मद अल गोलानी को बंकर से बाहर आना पड़ा। गोलानी ने अपने लड़ाकों का हौसला बढ़ाया है। अब सीरिया में मुकाबला इन्हीं दो चेहरों के बीच माना जा रहा है। ईरानी कमांडर गफ्फारी और विद्रोहियों के प्रमुख गोलानी, दोनों में से कौन किस पर भारी पड़ता है, इसकी परीक्षा शुरू हो चुकी है। ईरान और राष्ट्रपति बशर को भी IRGC कमांडर गफ्फारी पर पूरा भरोसा है। क्योंकि गफ्फारी ही वो इकलौता कमांडर है जिसे विद्रोह को दबाने का अनुभव है। गफ्फारी पहली बार 2011 में सीरिया पहुंचे थे। ईरान की तरफ से यह पहले IRGC कमांडर की तैनाती थी। 2017 में सीरिया के अलेप्पो को गफ्फारी ने ही विद्रोहियों से मुक्त कराया था।
विद्रोही गुटों से अलेप्पो शहर को वापस लेने की लड़ाई का नेतृत्व गफ्फारी के हाथों में सौंपा गया था। गफ्फारी कामयाब हुए थे और अब शायद बशर ने इसी वजह से ईरान से जावेद गफ्फारी को भेजने की मांग रखी है। गफ्फारी सीरिया से लौट गए थे, लेकिन माना जाता है कि उन्हें सीरिया के विद्रोहियों के बारे में पूरी जानकारी है। ऐसा इसलिए क्योंकि जावेद गफ्फारी IRGC के खुफिया संगठन में है। गफ्फारी इंटेलिजेंस के स्पेशल यूनिट के प्रमुख हैं। यूनिट दुनिया में ईरान विरोधियों पर नजर रखती है। यानी गफ्फारी के जासूस सीरिया के विद्रोहियों के बीच भी हो सकते हैं, क्योंकि ये तमाम संगठन ईरान के विरोधी हैं। माना जा रहा है कि अपने खुफिया नेटवर्क और 2011 से 2021 के 10 साल के सीरिया में रहने के अनुभव के बल पर गफ्फारी इस बार भी बशर सरकार को बचाने में कामयाब होंगे। रूसी सेना भी गफ्फारी की पूरी मदद कर रही है। और विद्रोहियों के ठिकाने पर रूस की एरोस्पेस फोर्स सुखोई 25 और मिग 31K जैसे फाइटर से हमला कर रही है। रूस की सेना विद्रोहियों के हथियार गोदामों पर बम से प्रहार कर रही है। हमा की सुरक्षा बढ़ाने के लिए इसके आसपास के इलाकों में जबरदस्त हमले हुए हैं। समुद्र से भी विद्रोहियों पर हमले शुरू हो गए। रूसी मिसाइल कैरियर पूर्वी भूमध्य सागर से बैलिस्टिक मिसाइलों से हमले कर रहे हैं। सीरिया के करीब कई रूसी मिसाइल कैरियर तैनात किए गए हैं। सीरिया पर पिछले 24 घंटे में कई मिसाइलें गिरी हैं। कैलिबर मिसाइल के हमले में विद्रोहियों के कई ठिकाने नष्ट हो गए। रिपोर्ट के मुताबिक हमा को विद्रोहियों ने 3 तरफ से घेर लिया है। खतब में मौजूद विद्रोही हमा से सिर्फ 5 किलोमीटर दूर हैं, जबकि बाकी के 2 तरफ से विद्रोहियों की फौज हमा से 4 किलोमीटर दूर है। बशर के सैनिकों के पास सिर्फ होम्स की तरफ लौटने का रास्ता बचा है। गफ्फारी सीरिया आए तो गोलानी भी अब मैदान में आ चुका है। विद्रोहियों की नई कोशिश हमा पर कब्जे की है और वो बेहद करीब पहुंच चुके हैं। गफ्फारी के लिए सबसे बड़ी मुश्किल विद्रोहियों को मिल रहा बैकअप है, और ये कोई और नहीं बल्कि सुपर पावर अमेरिका का है। गफ्फारी की सबसे बड़ी ताकत रूस ईरान की तकनीकी ताकत और हथियारों की शक्ति है, लेकिन इस बार विद्रोही भी कम ताकतवर नहीं है। अमेरिका इजराइल से विद्रोहियों को मदद मिल रही है। विद्रोहियों को सैटेलाइट से खुफिया जानकारी दी जा रही है। अमेरिका समर्थित सेना भी विद्रोहियों की मदद कर रही है। सेना के हथियारों के जखीरे पर विद्रोहियों का कब्जा हो चुका है, लेकिन गफ्फारी विद्रोहियों की एक कमजोरी बखूबी जानते हैं, और वो है हवाई ताकत। विद्रोहियों के पास सिर्फ कामिकाज़े ड्रोन है, जबकि बशर सरकार के पास अपनी वायु सेना है। रूस की एरोस्पेस फोर्स भी सीरिया में मौजूद है। गफ्फारी की पहली रणनीति हवा से विद्रोहियों पर जबरदस्त प्रहार की रहेगी। गफ्फारी की दूसरी रणनीति विद्रोहियों को छोटे छोटे ग्रुप में बांट देने की है। गफ्फारी की तीसरी रणनीति हथियारों के गोदामों को भस्म करना है। पिछली बार भी गफ्फारी ने यही किया था,
अलेप्पो शहर में आम लोगों की जिंदगी की फिक्र किए बिना पूरे शहर पर बारूद बरसाया गया था। इस बार भी रूसी मिसाइल और ताकतवर फाइटर जेट से हमलों को देखकर यही अंदाजा हो रहा है कि सीरिया के वो तमाम शहर तबाह होंगे जहां विद्रोहियों की मौजूदगी है। हमा पर कब्जे के साथ ही दमिश्क बचाने की जंग का फाइनल फेज शुरू होगा। अब गोलानी या गफ्फारी कौन किस पर भारी पड़ेगा, ये दुनिया देखेगी। हालांकि गोलानी ने बंकर से निकलकर संदेश दे दिया है कि विद्रोही इस बार सरेंडर नहीं करने वाले हैं और ना ही विदेशी ताकत विद्रोह को दबा सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। और एक बड़ी खबर आ रही है, सीरिया युद्ध से जुड़ा सबसे ताजा अपडेट है। हमा शहर में विद्रोहियों को बड़ी कामयाबी मिली है। हमा शहर पर HTS का कब्जा हो गया। अभी हम आपको बता रहे थे हमा शहर के बारे में, और बड़ी खबर ये आ रही है सीरिया से कि हमा शहर पर विद्रोहियों का HTS का कब्जा हो गया है। हमा शहर से भाग गई है सीरिया की सेना। हालात देखिए, हमा शहर के धुएं का गुबार देखिए। होम्स की ओर बढ़ रहे हैं विद्रोही। होम्स में बशर सेना ने बनाई है टैंक की दीवार। होम्स में बड़े कत्लेआम का अंदेशा भी है। ये तस्वीरें हमा शहर की दिखा रहे हैं हम आपको। राजधानी से सिर्फ 150 किलोमीटर दूर बचे हैं अब विद्रोही। हमा शहर में अब उनका कब्जा हो गया है। बशर की सेना हमा शहर से भाग गई है। एक बहुत बड़ी कामयाबी विद्रोहियों को सीरिया में। तो सीरिया में इस वक्त न सिर्फ असद सरकार बड़े संकट में है, बल्कि ईरानी प्रॉक्सी के सबसे बड़े नेटवर्क पर भी बहुत बड़ा खतरा मंडरा रहा है। यह ईरान का वो प्रॉक्सी नेटवर्क है जिसे बनाने में उसे 40 साल का वक्त लग गया। अब इजराइल और अमेरिका ईरान के इसी प्रॉक्सी नेटवर्क को पूरी तरह से खत्म करना चाहते हैं। खासकर हिजबुल्लाह को सिरिया में असद सरकार गई तो हिजबुल्लाह का अंत तय हो जाएगा। यही वजह है कि हिजबुल्लाह के अस्तित्व को बचाने के लिए ईरान पूरी ताकत के साथ असद हुकूमत को बचाने में जुट गया है। सीरिया की जंग अब बहुत ही विध्वंसक हो चुकी है। सीरिया की जंग में रूस और ईरान पूरी ताकत के साथ उतर गए हैं। रूस और ईरान असद सरकार को इसलिए बचा रहे हैं ताकि सीरिया में मौजूद ईरान का सबसे बड़ा प्रॉक्सी संगठन हिजबुल्लाह का अस्तित्व बच सके। सीरिया में ईरान के प्रॉक्सी संगठनों का सबसे बड़ा नेटवर्क है। ईरान अपने सभी प्रॉक्सी संगठनों को यहीं से ऑपरेट करता है। इस प्रॉक्सी नेटवर्क को खड़ा करने में ईरान को करीब 40 सालों का वक्त लग गया। लेकिन अब इसी प्रॉक्सी नेटवर्क पर सबसे बड़ा खतरा मंडरा रहा है, खासकर हिजबुल्लाह पर। हिजबुल्लाह के संपूर्ण अंत के लिए ही इजराइल और अमेरिका ने सीरिया में जंग की बड़ी आग भड़काई है। लिहाजा अब हिजबुल्लाह को बचाने के लिए ईरान को जंग में पूरी तरह से उतरना पड़ा है। ईरान ने खुद के साथ साथ हिजबुल्लाह और दूसरे प्रॉक्सी संगठनों के लड़ाकों को भी सीरिया के मोर्चे पर लगा दिया है।
सीरिया की जंग से अब तक हिजबुल्लाह दूर था, लेकिन अमेरिकी मीडिया के मुताबिक कल लेबनान में इजराइल ने जिस तरह से सीज फायर तोड़कर बमबारी की, उसके बाद हिजबुल्लाह ने सीरिया में अपने नेटवर्क को न सिर्फ सक्रिय कर दिया बल्कि बड़ी संख्या में लड़ाकों को असद सरकार की सुरक्षा के लिए भेज दिया। हिजबुल्लाह और ईरान को पता है कि अगर सीरिया में असद सरकार गई तो सीरिया से हिजबुल्लाह को हथियार सप्लाई पूरी तरह ठप हो जाएगी। अगर ऐसा हुआ तो इजराइल हिजबुल्लाह का पूरी तरह से अंत करने में सफल हो जाएगा। यही वजह है कि अपना अस्तित्व बचाने के लिए हिजबुल्लाह सीरिया की जंग में कूद गया है। हिजबुल्लाह के लड़ाके विद्रोही गुट हयात तहरीर अल शाम के लड़ाकों से मोर्चा ले रहे हैं। हिजबुल्लाह को ईरानी और रूसी सेना का साथ मिल रहा है। रूस, ईरान और हिजबुल्लाह ने मिलकर असद की रक्षा के लिए जबरदस्त सैन्य अभियान लॉन्च कर दिया है। तो ईरान पूरी ताकत झोंक कर असद सरकार को बचाने में क्यों जुटा है, अब इसे समझिए। दरअसल सीरिया में आईआरजीसी के ठिकाने हैं। सीरिया में ईरानी प्रॉक्सी का सबसे बड़ा नेटवर्क है। सीरिया में ही ईरान का सबसे बड़ा प्रॉक्सी संगठन हिजबुल्लाह है। यही वजह है कि ईरान हिजबुल्लाह के वजूद को बचाने की कोशिश कर रहा है। सीरिया की जंग में रूस असद के साथ क्यों है, यह भी जान लीजिए। सीरिया में रूसी सेना के बेस हैं। सीरिया में रूस के सैनिक और हथियार तैनात हैं। अरब में सीरिया ही वो देश है जो रूस का सबसे बड़ा गढ़ है। यही वजह है कि रूस अरब में अपने एकमात्र गढ़ को बचाने के लिए बमबारी कर रहा है। इजराइल बशर अल असद का तख्ता पलट करना चाहता है। असद सरकार के गिरने के साथ ही इजराइल ईरानी प्रॉक्सी का खात्मा करना चाहता है। इजराइल ईरानी सेना को कमजोर करना चाहता है। अमेरिका भी बशर अल असद का तख्ता पलट करना चाहता है। सुपर पावर का भी लक्ष्य ईरानी प्रॉक्सी को पूरी तरह से खत्म करना है। इसके साथ ही अमेरिका रूस और ईरान के गठजोड़ को खत्म करना चाहता है और यही वजह है कि विद्रोही संगठन को पीछे से बैकअप दे रहा है। ईरान, हिजबुल्लाह और दूसरे प्रॉक्सी के साथ सीरिया जंग में क्यों कूदा, इस प्रश्न का उत्तर खुद ईरानी सेना अध्यक्ष ने दिया है। ईरानी सेना अध्यक्ष मेजर जनरल मोहम्मद बाघेरी ने कहा है कि इजराइल और अमेरिका सीरिया में ईरान से जुड़े संगठनों को खत्म करना चाहते हैं। यही वजह है कि सीरिया में ईरान ने अपने प्रॉक्सी को बचाने के लिए पूरी ताकत झोंक दी है। हिजबुल्लाह को बचाने के लिए ईरान हर हथकंडे अपना रहा है। वो न सिर्फ रूस की मदद ले रहा है बल्कि अपनी सेना और दूसरे प्रॉक्सी संगठनों को सीरिया की जंग में उतार रहा है। पुतिन से हुई बातचीत के बाद आईआरजीसी ने अपने जवानों को सीरिया में उतार दिया है। आईआरजीसी के जवान सीरियाई सेना के साथ मिलकर जंग लड़ रहे हैं। इराक से पॉपुलर मोबिलाइजेशन फ्रंट के लड़ाके लगातार सीरिया पहुंच रहे हैं। इतना ही नहीं, इराकी रेजिस्टेंस के फाइटर भी सीरिया की जंग में उतर रहे हैं। इसी डिप्लॉयमेंट के बाद ही सीरिया की जंग बहुत भीषण हो गई है। इस वक्त सीरिया में जो सूरत हाल है वो इस बात का संकेत दे रहे हैं कि यह युद्ध किसी भी वक्त विश्व युद्ध में बदल सकता है। ईरान के सैनिक, हिजबुल्लाह के लड़ाके, ईरानी प्रॉक्सी के फाइटर, सीरियाई सेना हजारों की तादाद में विद्रोही गुट को न सिर्फ रोकने में बल्कि उसे पूरी तरह से खत्म करने में जुट गई है। इन सबको साथ मिल रहा है रूसी सेना और वायु सेना का। रूस भी हयात ताहिर अल शाम के ठिकानों पर लगातार जबरदस्त बमबारी कर रहा है।
लेकिन सच ये है कि विद्रोही गुट भी हार मानने को तैयार नहीं है। उसे इजराइल और अमेरिका से बैकअप मिल रहा है। इसी बैकअप की वजह से हयात के लड़ाके असद सरकार और उनकी सेना पर बारूदी धावा बोल रहे हैं। अगर इसी तरह से जबरदस्त जंग होती रही तो सीरिया महायुद्ध का एपिसेंटर बन जाएगा। एक साथ कई देश जंग में एक दूसरे पर वार और पलटवार करने लगेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। और सीरिया जंग से जुड़ी एक और बड़ी खबर है। सीरिया में और लड़ाके भेजेगा ईरान। जंग के लिए लड़ाके जुटा रहा है ईरान। तो सीरिया की जंग अब रूस बनाम नेटो की जंग बनने की ओर बढ़ रही है। बशर अल असद को पुतिन और ईरानी प्रॉक्सी का समर्थन है तो विद्रोही गुटों के साथ अमेरिका खड़ा है। 2011 की असद विरोधी क्रांति में विद्रोही गुट के लड़ाके हैवी इन्फेंट्री और आर्टिलरी का इस्तेमाल कर रहे थे, लेकिन इस बार अमेरिका की मदद से जंग का ड्रोन फेज शुरू हो चुका है। अरब के कई देशों और सीरिया की रिपोर्ट है कि अमेरिका के इशारे पर यूक्रेन के विद्रोही गुटों को हथियारों की सप्लाई शुरू कर दी है। हालांकि यूक्रेन ने इसे इनकार किया है, लेकिन TV9 की इन्वेस्टिगेशन में जो जानकारी सामने आई है वो बताती है कि सीरिया युद्ध से यूक्रेन का कनेक्शन कैसे है। ये साफ है कि सीरिया में भड़के विद्रोह के पीछे अंतर्राष्ट्रीय ताकतें हैं। विद्रोहियों के साथ अमेरिका, इजराइल और तुर्की खड़े हैं, तो बशर सेना के साथ रूस, ईरान और उसके प्रॉक्सी संगठन। रूस, ईरान और प्रॉक्सी संगठनों का सैन्य समर्थन मिलते ही युद्ध में बशर अल असद का पलड़ा भारी हो गया है। अमेरिका इस बात को पहले से समझता था और शक्ति संतुलन के लिए रूस के विरोध में यूक्रेन को पहले ही सीरिया की जंग में उतार दिया था। – 2011 में जब पहली बार बशर अल असद के खिलाफ विद्रोह भड़का तो सीरियन नेशनल आर्मी सहित विद्रोही गुटों के लड़ाके ट्रक माउंटेड हेवी इन्फेंट्री और लाइट आर्टिलरी हथियारों से हमले कर रहे थे। लेकिन इस बार जंग की दशा और दिशा हाईटेक हो चुकी है और लड़ाके FPV ड्रोन का इस्तेमाल कर रहे हैं। FPV ड्रोन हमलों के पीछे यूक्रेन की रणनीति मानी जा रही है। अरब मीडिया की रिपोर्ट है कि सीरिया के विद्रोहियों को यूक्रेन से ड्रोन ऑपरेशन की ट्रेनिंग मिली है। हयात तहरीर अल शाम के गिरफ्तार हुए लड़ाके ने यह जानकारी दी है। TV9 को मिली एक्सक्लूसिव जानकारी के मुताबिक यूक्रेन की मिलिट्री खुफिया एजेंसी GUR ने विद्रोहियों को ड्रोन ट्रेनिंग दी है। ऑपरेशन की जिम्मेदारी खुफिया एजेंसी प्रमुख किरिलो बुदानोव को दी गई थी और नवंबर की शुरुआत में ही विद्रोहियों को ड्रोन दे दिए गए थे।
सीरियन नेशनल आर्मी और तहरीर अल शाम ने अक्टूबर के महीने में एक सीरियन ओपोजिशन ड्रोन टीम बनाई थी और इसकी जिम्मेदारी 2 कमांडरों को दी गई थी। ड्रोन ब्रिगेड का नाम अल शाहीन रखा गया और इसका पहला कमांडर एसएनए के अबू बकर को बनाया गया और दूसरा कमांडर एचटीएस के अबू माजिन को बनाया गया। ये दोनों कमांडर यूक्रेनी खुफिया एजेंसी प्रमुख किरिलो बुदानोव के संपर्क में थे। अगस्त सितंबर के महीने में विद्रोहियों को ड्रोन के पुर्जे बनाने के लिए 3D प्रिंटिंग सिखाई गई। सितंबर में सीरियाई विद्रोहियों ने ड्रोन के बम कैरियर और वॉरहेड केस 3D प्रिंटिंग से तैयार किए। इसी महीने में विद्रोहियों की ड्रोन टीम को FPV विंग ड्रोन की असेंबलिंग सिखाई गई। अक्टूबर में विद्रोहियों को ड्रोन के सिग्नल ट्रांसमिशन और टारगेट पर हमले करना सिखाया गया। यूक्रेनी खुफिया एजेंसी प्रमुख किरिलो बुदानोव यूक्रेन के ड्रोन विंग के हेड भी हैं और 2022 से अब तक यूक्रेन ने उनकी अगुवाई में ड्रोन प्रोडक्शन में महारत हासिल कर ली है। यूक्रेन रूस के साथ जंग में अपनी ड्रोन पावर दिखा चुका है और उसके शक्तिशाली ड्रोन रूस को बड़ी चोट पहुंचा रहे हैं। और यूक्रेन का मुख्य ड्रोन यूजे कंपनी बनाती है, जिसमें पहला ड्रोन UJ-22 एयरबॉर्न है। यह यूक्रेन में ही विकसित किया गया है। UJ-22 20 किलोग्राम तक विस्फोटक ले जा सकता है और 800 किलोमीटर दूर तक हमले कर सकता है। इसी सीरीज का दूसरा ड्रोन है UJ-25 स्काईलाइन। यह ड्रोन भी यूक्रेन में ही बना है। स्काईलाइन ड्रोन 25 किलोग्राम तक विस्फोटक ले जा सकता है और 850 किलोमीटर की रेंज में हमले कर सकता है। यूजे सीरीज का तीसरा ड्रोन है UJ-26 बीवर। इसे भी यूक्रेनी कंपनी ने ही बनाया है। यह 30 किलोग्राम तक का पेलोड ले जाता है और इसकी रेंज 1000 किलोमीटर है। अगला ड्रोन है ल्यूटी। इसे तुर्की से मिले बायरक्तार ड्रोन से कॉपी करके बनाया गया है। यह 20 किलोग्राम बारूद लेकर 300 किलोमीटर दूर तक हमला करने में सक्षम है। यूक्रेन ने चाइनीज ड्रोन से विकसित करके AQ-400 ड्रोन तैयार किया है। इसकी पेलोड क्षमता 32 किलोग्राम तक है और यह ड्रोन 750 किलोमीटर की दूरी तक हमले कर सकता है। लॉर्ड नाम का ड्रोन यूक्रेन को स्वीडन से मिला। यह 20 किलोग्राम तक का विस्फोटक ले जा सकता है और 750 किलोमीटर की दूरी तक हमला करने की ताकत इसमें है। हालांकि यूक्रेन ने लॉन्ग रेंज हमले करने वाले ड्रोन विद्रोहियों को नहीं दिए हैं, लेकिन जिस तरह के ड्रोन बनाने और असेंबल करने सिखाए गए हैं वो सीरिया के लिए बड़ी मुश्किल बन रहे हैं। FPV ड्रोन को फर्स्ट पर्सन व्यू ड्रोन कहा जाता है और रेंज के हिसाब से इसे 5 या 10 किलोमीटर दूर बैठे ऑपरेटर चलाते हैं और बड़े बड़े हथियारों को तबाह कर देते हैं। ये ड्रोन विद्रोहियों की ताकत बन चुके हैं। विद्रोही ड्रोन ऑपरेटर असद सेना की फायरिंग लाइन से दूर है। विद्रोहियों को जंग के लिए फ्रंट लाइन पर आना नहीं पड़ रहा है। एक ड्रोन हमले में सीरिया का करोड़ों रुपए का टैंक तबाह हो जाता है। होम्स की फ्रंट लाइन को तोड़ने के लिए विद्रोही ड्रोन हमले कर रहे हैं। इसके साथ ही यूक्रेन को मदद पहुंचाने के लिए सीरिया के रूसी ठिकानों पर भी ड्रोन हमले किए जा रहे हैं। अब से पहले भी यूक्रेन रूस के विदेशी ठिकानों पर हमले करता रहा है। चौदह सितंबर 2024 को यूक्रेन ने अलेप्पो में रूसी बेस पर ड्रोन हमले किए। 15 अक्टूबर 2024 को माली के तुआरीग विद्रोहियों ने वैगनर पर यूक्रेनी ड्रोन से हमले किए। रूस की रिपोर्ट है कि इस वक्त इदलिब में यूक्रेनी खुफिया एजेंसी GOR के अधिकारी सक्रिय हैं। GOR के इंटेलिजेंस इनपुट पर विद्रोही रूसी ठिकानों पर हमले कर रहे हैं। हालांकि यूक्रेन के विदेश मंत्रालय ने रूसी दावे का खंडन किया है। यूक्रेन भले इस दावे का खंडन करे, लेकिन सीरिया में जारी गतिविधियों से साफ है कि विद्रोहियों को यूक्रेन से ड्रोन सप्लाई हो रही है, क्योंकि यूक्रेन का ड्रोन प्रोडक्शन बहुत बड़े पैमाने पर हो रहा है।
अमेरिका की गैर लाभकारी मीडिया वेबसाइट npr.org की रिपोर्ट है कि यूक्रेन में इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स में ड्रोन विकसित किए जा रहे हैं। इसके साथ ही FPV ड्रोन प्रोडक्शन को कुटीर उद्योग बना दिया गया है। लोग सेना के लिए घरों में ड्रोन असेंबल कर रहे हैं। यूक्रेन एक साल में 40 लाख FPV ड्रोन बना रहा है। जाहिर है यूक्रेन के पास जरूरत से ज्यादा ड्रोन हैं और इन्हें रूस के खिलाफ विदेशों में भी इस्तेमाल किया जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। और हमा में असद सेना को बड़ा नुकसान हुआ है। 389 वेपन सिस्टम STS ने जब्त किए। असद के सैनिक हमा में हथियार छोड़कर भाग गए। तो दुनिया भर में खुले जंग के मोर्चे की तस्वीर अब बदलती जा रही है। पहले रूस और अमेरिका की भूमिका अलग अलग पक्षों को ताकतवर बनाने की थी, लेकिन अब रूस और अमेरिका एक दूसरे से टकराने के लिए आमने सामने आ गए। हालांकि अभी अमेरिका की भूमिका भड़काने वाली है, लेकिन रूस ने नेटो देशों के खिलाफ डायरेक्ट मोर्चा खोल दिया है और मुमकिन है कि जनवरी 2025 के मध्य में युद्ध की यह चिंगारी ज्वाला भी बन जाए। ऐसा क्यों कहा जा रहा है, देखिए इस रिपोर्ट में। रूस वर्सेस अमेरिका जंग का ट्रेलर देखा। बाइडेन तैयार, जंग को मिला विस्तार। दुनिया में दो ही पावर सेंटर हैं, शांति स्थापना और महाविनाश के दो ही केंद्र हैं, क्रेमलिन और व्हाइट हाउस। इनके बीच अगर कोई सहमति बनती है तो शांति स्थापित होती है, और अगर इन दो केंद्रों के बीच टकराव की स्थिति बनती है तो दुनिया में बारूदी तबाही मचती है। हालांकि ये दोनों महाशक्तियां सीधे आमने सामने टकराने से बचती हैं, इसलिए किसी एक देश या दो देशों में जारी संघर्ष के रूप में वो अपने अपने पक्ष चुनते हैं और अप्रत्यक्ष जंग का हिस्सा बनते हैं। लेकिन हालात इस बार बिल्कुल बदले हुए हैं। जिन 4 केंद्रों में इस समय बारूदी तबाही जारी है, उनमें सिर्फ 2 ही ऐसे हैं जहां रूस और अमेरिका की भूमिका अप्रत्यक्ष है, लेकिन यूक्रेन और सीरिया में प्रत्यक्ष भूमिका पूरी दुनिया देख रही है। और इस भूमिका को सीधे टकरार के मुहाने तक ले आए हैं अंतर्राष्ट्रीय राजनीतिक हालात, जिसके बारे में हम आपको आगे बताएंगे। लेकिन उससे पहले सीधी जंग का मुहाना हम आपको दिखाते हैं। ये वीडियो रूस की उसी एक्सरसाइज का है जिसमें 1000 से ज्यादा सैनिक शामिल हुए। ड्रिल को लीड कर रहा था एडमिरल अलेक्जेर मोइसेव, जिसके साथ फ्रिगेट एडमिरल गोर्शकोव और एडमिरल गोलोवको भी एक्शन में थे। रूस से सारी जानकारी के अनुसार इस ड्रिल में 10 शिप शामिल थे। उसके अलावा इस ड्रिल पर निगरानी के लिए आसमान पर रूस के अत्याधुनिक MiG-31 फाइटर जेट्स किंजल हाइपरसोनिक मिसाइल के साथ निगरानी में लगे थे। और सबसे ज्यादा चौंकाने वाला दृश्य था फ्रिगेट से जिरकॉन हाइपरसोनिक मिसाइल लॉन्चिंग। वहीं तट पर पोर्टेबल बैस्टियन तटीय मिसाइल सिस्टम ने भी अपनी तैयारी दिखाई और रूस की हाइपरसोनिक मिसाइल जिरकॉन ने आर्टिफिशियल टारगेट को सटीक निशाने के साथ पलक झपकते ही नष्ट कर दिया।
वहीं एक खबर यह भी आई कि पुतिन के आदेश पर एक गुप्त डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन से मिसाइल लॉन्च की गई है, जिसने कैलिबर क्रूज मिसाइल से कई लक्ष्य भेदे हैं। लेकिन सवाल इस एक्सरसाइज के मायने का है। रूस ने यूक्रेन की तबाही और सीरिया में अमेरिका से टकराव के बीच ऐसा क्यों किया? क्या पुतिन ने नेटो के खिलाफ जंग का ऐलान कर दिया, या फिर रूस अब सीधे अमेरिका के साथ जंग की तैयारी कर रहा है? कहीं ऐसा तो नहीं कि रूस अब नेटो देशों पर हमले के साथ जंग को विस्तार देना चाहता है? दूसरे शब्दों में कहें तो क्या रूस विश्व युद्ध की चिंगारी भड़काकर जंगी ज्वाला में पूरी दुनिया के लिए युद्ध संकट खड़ा करने वाला है? सवाल कई है, लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि इसका जवाब रूस से नहीं बल्कि अमेरिका में बदले आंतरिक राजनीतिक हालात से मिलता है। दरअसल रूस के आक्रामक रुख में अमेरिका का मुख्य रोल है, और रोल इसलिए है क्योंकि अमेरिका में इस समय सत्ता परिवर्तन का समय नजदीक है। यानी अमेरिका में सत्ता परिवर्तन से होने वाले वैश्विक बदलाव को रोकने की कोशिश हो रही है, और यह तभी संभव है जब युद्धग्रस्त क्षेत्रों के हालात बिगड़ जाएंगे। इसका मतलब है कि अमेरिका में दो पार्टियों के बीच जारी राजनीतिक संघर्ष ही दुनिया में बारूदी तबाही का कारण है, जिसके संकेत यूक्रेन की बारूदी पृष्ठभूमि से मिलते हैं, जिससे पता चलता है कि दरअसल नेटो के खिलाफ जंग छेड़ने के लिए रूस को भड़काया जा रहा है। और भड़काने के संकेत यह है कि अमेरिका से यूक्रेन को रूस के अंदर हमले के लिए लॉन्ग रेंज वेपन दिए गए हैं। इसके बाद यूक्रेन ने लॉन्ग रेंज वेपन का उत्पादन तेज करने की अनुमति मांगी, जिसे तुरंत स्वीकार कर लिया गया। वहीं रूस से जब्त की गई संपत्तियों को यूक्रेन को देने की तैयारी भी अमेरिका ने कर ली है, और सबसे अहम है यूक्रेन को नेटो की सदस्यता, जिसे देने की तैयारी भी शुरू हो चुकी है। इसलिए पुतिन ने भविष्य की आशंका को भांपकर ड्रिल के रूप में बारूदी ट्रेलर दिखाया है, अपनी उस ताकत की नुमाइश की है जिस पर नेटो देशों को संशय था, और नेटो को इस ताकत का एहसास कराने के लिए सबसे अहम कदम है बाल्टिक सागर में रूस का एक्शन, जिसकी जानकारी जर्मनी ने दी है। खबर यह है कि बाल्टिक सागर के ऊपर जर्मनी सेना का टोही हेलीकॉप्टर गश्त के लिए तैनात किया गया था, लेकिन इसी हेलीकॉप्टर पर एक रूसी जहाज की एंटी एयरक्राफ्ट गन से गोलीबारी हुई। हालांकि रूस की तरफ से इसे चेतावनी सिग्नल बताया गया, लेकिन नेटो के लिए बाल्टिक सागर में रूस से टकराव की स्थिति बन गई। यानी यूक्रेन युद्ध में स्थिति पूरी तरह से बदल गई है। जंग को विस्तार देने वाले कदम उठा लिए गए हैं, जिसमें रूस अपनी भूमिका फिलहाल क्षेत्रीय रक्षा तक सीमित होना बता रहा है, लेकिन उस पर लगातार युद्ध का दबाव पड़ रहा है, और इसका कारण है अमेरिका। माना जा रहा है कि ट्रंप की सत्ता संभालने से पहले उनकी मुश्किल बढ़ाने की कवायद शुरू हो गई है, और ये काम बाइडेन प्रशासन कर रहा है। इसलिए शातिराना तरीके से बाइडेन प्रशासन रूस यूक्रेन की जंग को रूस बनाम नेटो में बदलने की कोशिश कर रहा है, ताकि बाइडेन को फायदा पहुंचे। अब प्रश्न यह है कि रूस अगर जंग का विस्तार करता है तो बाइडेन प्रशासन को फायदा कैसे होगा? इस प्रश्न का उत्तर है अमेरिका में युद्ध जनित स्थिति में सत्ता परिवर्तन पर रोक। यानी अमेरिका अगर सीधी जंग में उतरता है तो प्रेसिडेंट आगे भी बाइडेन ही रह सकते हैं। इसलिए दुनिया में बने जंग के हालात को भी बाइडेन का ऑपरेशन 20 माना जा रहा है। यानी 20 जनवरी 2025 से पहले बाइडेन युद्ध से हालात बिगाड़ देंगे। अमेरिका और रूस सीधे जंग में टकराएंगे तो ट्रंप की शपथ टल जाएगी, और अगर ट्रंप प्रेसिडेंट बन भी जाते हैं तो दुनिया के हालात संभालना उनके लिए मुश्किल हो जाएगा। इस मकसद की पुष्टि वर्तमान स्थिति भी करती है, जिसमें पुतिन भड़के हुए नजर आ रहे हैं, तो वहीं संयुक्त राष्ट्र में रूस के राजदूतों के हाव भाव भी बदले हुए दिख रहे हैं। इसमें पुतिन का गुस्सा भूमध्य सागर और बाल्टिक सागर में दिखा, तो यूएन यूक्रेनी राजदूत के उठाए बच्चों के अपहरण के विषय पर रूसी राजदूत मखौल उड़ाते नजर आए।
यानी नेटो बनाम रूस की जंग पर अघोषित मुहर लग चुकी है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। और यूक्रेन के साथ साथ यूरोप पर परमाणु विनाश का खतरा मंडराने लगा है। पुतिन सेना यूरोप के कई देशों पर एटमी हमला कर सकती है। इस बात की आशंका तब बढ़ी जब ऐसी खबरें आने लगी कि यूक्रेन गुप्त तरीके से परमाणु हथियार बना रहा है। तो सवाल यह है कि क्या यूक्रेन नेटो की मदद से एटम बम बना रहा है? अगर हाँ, तो यूक्रेन को रोकने के लिए नेटो से बदला लेने के लिए क्या पुतिन परमाणु हमले का आदेश दे सकते हैं? क्या रूस और यूक्रेन के बीच छिड़ी ये जंग महायुद्ध में बदलने जा रही है? क्या इस जंग की वजह से परमाणु विनाश होगा? क्या रूस कीव के साथ साथ यूरोप में भी परमाणु हमला कर सकता है? इस बात की आशंका तब बढ़ गई जब अमेरिका के न्यूक्लियर वेपन कॉम्प्लेक्स में 35 सालों तक काम कर चुके यूक्रेनी इंजीनियर रॉबर्ट कैली ने यूक्रेन के अखबार द कीव इंडिपेंडेंट को एक इंटरव्यू दिया। इंटरव्यू में कैली ने कहा कि यूक्रेन परमाणु हथियार बना सकता है। इसी के बाद से यूक्रेन के साथ साथ यूरोप में भी एटमी तबाही का खतरा मंडराने लगा। सवाल यही है कि क्या यूक्रेन गुप्त रूप से एटम बम बना रहा है? क्या वो ये काम अमेरिका और नेटो की सीक्रेट मदद से कर रहा है? उससे भी बड़ा सवाल यह है कि क्या ज़ेलेंस्की डर्टी बम बनाकर अपनी हार टालने के अंतिम विकल्प पर काम कर रहे हैं? इन सवालों का आधिकारिक जवाब तो अभी नहीं पता, लेकिन इतना तय है कि अगर यूक्रेन ने परमाणु हथियार बनाने की कोशिश की तो पुतिन और उनकी सेना संपूर्ण यूरोप में परमाणु विध्वंस शुरू कर देगी। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने पिछले हफ्ते ही कहा था कि रूस यूक्रेन को परमाणु हथियार नहीं बनाने देगा। यूक्रेन को रोकने के लिए रूस हर तरह का हमला करेगा। दुनिया जानती है कि पुतिन सिर्फ धमकी नहीं देते बल्कि जो घोषणा करते हैं उसे पूरा करते हैं। ऐसे में अगर रूस को इस बात के सबूत मिले कि यूक्रेन एटम बम बना रहा है तो पुतिन नेटो के खिलाफ परमाणु युद्ध छेड़ने में देरी नहीं लगाएंगे। रूसी सेना कीव समेत पूरे यूक्रेन को बुरी तरह से जला रही है। रूस अमेरिका में ट्रंप शासन के शुरू होने से पहले ही यूक्रेन को सरेंडर की स्थिति में लाना चाहता है। रूसी सेना ने डोनेस्क में भीषण हमला कर यूक्रेनी ठिकानों पर कब्जा कर लिया। रूस ने मारियोपोल में उन इलाकों पर फिर से कब्जा कर लिया जिसे यूक्रेन ने रूसी सेना से छीन लिया था। 24 घंटे में रूस ने यूक्रेन में 50 ड्रोन दागे। यूक्रेन ने 29 ड्रोन इंटरसेप्ट करने का दावा किया है। सूमी में रूस ने यूक्रेनी सेना के लिए हथियार लेकर जा रहे वाहन को तबाह कर दिया। खेरसोन में रूसी सेना नए सिरे से हमले कर रही है। रूसी फौज को ज़ेपोरिजिया में भी कई मोर्चों पर बढ़त मिल गई है। 24 घंटे के अंदर रूस के हमले से यूक्रेन के 530 सैनिक मारे गए। यूक्रेन भी रूस की धरती पर गोरिल्ला हमले कर रहा है। यूक्रेन ने रूस के ध्यागिलेवो एयरबेस को टारगेट किया। एयरबेस के पास कई धमाके हुए। इतना ही नहीं, यूक्रेन ने नोवरोसिस्क पोर्ट पर भी कई धमाके किए। पोक्रोवस्क में यूक्रेन ने रूसी सेना की एक यूनिट को खत्म कर दिया।
खेरसोन में यूक्रेन के हमले से रूस के 6 सैनिक मारे गए। यूक्रेन रूस में लंबी दूरी तक मार करने वाले ड्रोन बना रहा है, लेकिन सच ये है कि ट्रंप की जीत के बाद यूक्रेन जंग के समीकरण बदल गए हैं। माना जा रहा है कि ट्रंप सत्ता संभालते ही यूक्रेन की हथियार सप्लाई बंद कर देंगे, लिहाजा यूक्रेन को सरेंडर के लिए मजबूर होना पड़ सकता है। इसलिए अब रूस बहुत तेजी से हमले कर रहा है, तो दूसरी ओर यूक्रेन के पास सैनिक और हथियारों की बड़ी कमी है। ट्रंप की टीम ने युद्ध विराम के लिए 3 प्लान तैयार किए हैं। ये तीनों प्लान यूक्रेन के सामने रख दिए गए हैं। किसी में भी यूक्रेन को नेटो सदस्यता देने की बात नहीं है। इसका मतलब यह हुआ कि ट्रंप के आने के साथ ही यूक्रेन के पास सरेंडर के अलावा कोई दूसरा विकल्प नहीं बचेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। और हमा में विद्रोहियों का एयरबेस पर कब्जा, विद्रोहियों का फाइटर जेट पर कब्जा हो गया है। एयरबेस के हेलीकॉप्टर पर भी कब्जा। 3 एयरबेस पहले भी कब्जा कर चुके हैं विद्रोही। तो देखिए हमा में कैसे एयरबेस पर विद्रोही कब्जा कर चुके हैं। फाइटर जेट्स वहां पर खड़े हैं जिन पर कब्जा हो चुका है विद्रोहियों का। 3 एयरबेस पर पहले कब्जा हो चुका है और यह बताता है कि असद सरकार कैसे घिरती जा रही है। तो जैसे जैसे 2025 करीब आ रहा है, वैसे वैसे हर मोर्चे पर जंगी हालात विनाशकारी होते जा रहे हैं। एक तरफ रूस ने नेटो के खिलाफ डायरेक्ट मोर्चा खोलने का मन बना लिया है, तो दूसरी तरफ इजराइल ने गाजा में संहार शुरू कर दिया है। घातक हमलों से उत्तरी गाजा को पूरी तरह से मैदान में बदलने की रणनीति पर आईडीएफ ने एक्शन लेना शुरू कर दिया है। लेकिन ऐसा हो क्यों रहा है? क्या है भविष्य की योजना? देखिए एक विशेष रिपोर्ट। आईडीएफ का ऑपरेशन जंग का अंतिम चरण। अगर गाजा में इजरायल के सैन्य ऑपरेशन को लेकर दुनिया में कोई भी संदेह है तो इन वीडियो को देखने के बाद खत्म हो जाएगा। ये वीडियो बिल्कुल ताजा है, जिसमें इजरायली फोर्स के हमले में बारूदी बवंडर उठा है और इस बारूदी बवंडर में समाई है 70 फिलिस्तीनियों की जान। इनमें कौन हमास के लड़ाके हैं, कौन हमास समर्थक, किसी को नहीं पता, लेकिन संख्या बढ़कर अब 70 हो चुकी है। दावे के तहत आईडीएफ के ये हमले गाजा शहर के ही एक रिहायशी क्षेत्र में किए गए थे, जिसके शुरुआती आकलन में 25 लोगों की मौत की पुष्टि की गई थी और 50 लोग घायल बताए गए थे। इसके अलावा दावा यह भी है कि अब तक इस संहार में जितनी मौत हुई है वो पुष्टि वाली संख्या से ज्यादा भी हो सकती है। अब सवाल यह है कि जब हमास को आईडीएफ ने बड़ा नुकसान पहुंचाकर घुटनों पर ला दिया है, तो आखिर इजराइल अचानक गाजा पर इतने भीषण हमले क्यों कर रहा है? इस सवाल का जवाब भी हम आपको बताएंगे, लेकिन पहले स्थिति को समझ लीजिए। दावा है कि आईडीएफ ने सबसे भीषण हमला गाजा के मवासी में किया है। दूसरा बड़ा हमला खान यूनिस के रिहायशी क्षेत्र में किया है। इसके अलावा बेत लाहिया में भी आबादी को टारगेट बनाया है। इन हमलों का मकसद भी आईडीएफ ने बताया है, जिसमें खान यूनिस में हुई कार्रवाई के पीछे आतंकी गतिविधियों को कारण बताया है और दावा किया है कि यह हमला बहुत सटीक हुआ है, जिसमें कई आतंकवादियों को मार गिराया गया है।
हालांकि इस कार्रवाई के बाद आईडीएफ के खिलाफ प्रदर्शन भी शुरू हो गए हैं। यहां तक कि एमनेस्टी इंटरनेशनल ने इजराइल पर गाजा में नरसंहार का आरोप लगाया है, जिसे अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के लिए खतरे की घंटी बताया है। और पुतिन जितना प्यार अपने देश रूस से करते हैं, उतना लगाव उनका रूसी भाषा से भी है। पुतिन किसी भी देश में हो, रूसी भाषा का ही इस्तेमाल करते हैं। अब जर्मनी के बिजनेसमैन ने पुतिन से इंग्लिश में सवाल किया तो पुतिन ने उसे अपनी भाषा में बोलने की नसीहत दी। पुतिन के इस संदेश की खूब चर्चा हो रही है। जर्मनी के बिजनेसमैन का पुतिन को देश प्रेम का उपदेश। पुतिन को आपने जब भी बोलते हुए सुना होगा, वो रशियन भाषा में ही बोलते हैं। पुतिन जहां बहुत जरूरी हो, वहीं अंग्रेजी के शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। और जब एक जर्मनी के नागरिक ने पुतिन के सामने जर्मन में बात नहीं की, तो पुतिन ने उसके सवाल का जवाब देने से पहले उसे देश की संप्रभुता का पाठ पढ़ा दिया। रूस की राजधानी मॉस्को में एक इन्वेस्टमेंट फोरम का आयोजन हुआ। यहां दुनिया भर के बिजनेसमैन और विदेशी कंपनियों के प्रतिनिधि पहुंचे थे।